आज की दुनिया में हर कोई तेज भागना चाहता है, लेकिन जीतता वो नहीं जो सिर्फ तेज है, बल्कि वो जो स्मार्ट है। हमारे आज के सोर्स की एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है। स्मार्ट वर्क इक्वल्स ब्रेन वर्क। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना, और वो दिशा हमारा दिमाग ही बताता है। हम अक्सर अपने दिमाग के खिलाफ काम करते हैं, उसे थकाते हैं, उसे कंफ्यूज करते हैं और फिर सोचते हैं कि नतीजे क्यों नहीं मिल रहे। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। एक श्रोता ने हमारे साथ 8 ब्रेन रूल्स फॉर फास्ट प्रोडक्टिविटी से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स भेजे हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन 8 नियमों की गहराई में उतरना और ये समझना कि कैसे सिर्फ 21 दिनों में इन्हें अपनाकर हम अपने काम करने का तरीका बदल सकते हैं। मतलब फोकस, मेमोरी, क्रिएटिविटी, सब कुछ। सब कुछ। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन सभी नियमों के पीछे न्यूरोसाइंस है, यानी हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है उसका विज्ञान। तो ये एक तरह से हमारे दिमाग का यूजर मैनुअल है। तो ठीक है, फिर खोलते हैं इस यूजर मैनुअल को। पहला नियम ही एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर शायद कई लोगों को धक्का लगे। नियम है, मल्टीटास्किंग एक धोखा है। और ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि आज के वर्किंग कल्चर में तो मल्टीटास्किंग को एक सुपर पावर माना जाता है। हाँ, और यही सबसे बड़ा मिथक है। विज्ञान साफ कहता है कि हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम पर ध्यान देने के लिए बना है। जब हमें लगता है कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, जैसे फोन पर बात करते हुए ईमेल लिखना, तो असल में हम 2 काम एक साथ नहीं कर रहे होते हैं। तो क्या कर रहे होते हैं? हमारा दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे पर स्विच कर रहा होता है। अच्छा, स्विच कर रहा होता है। और इस स्विचिंग में कोई नुकसान है? बहुत बड़ा। हर बार स्विच करने में दिमाग की ऊर्जा और समय लगता है। इन नोट्स में जो रिसर्च शेयर की गई है वो बताती है कि इससे हमारा काम 40% तक धीमा हो जाता है, गलतियां करने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। और 50%? हाँ, और दिन खत्म होते होते हम पूरी तरह थक जाते हैं। सोर्स में इसे मजाक में सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्रेन डैमेज कहा गया है। मतलब खुद ही अपने दिमाग को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, मल्टीटास्किंग खराब है, ये बात समझ में आती है, लेकिन ये थोड़ा अव्यवहारिक भी लगता है। मेरा बॉस उम्मीद करता है कि मैं मीटिंग के दौरान ही स्लैक पर जवाब दूं। तो असल दुनिया में इससे कैसे बचें? ये बहुत जरूरी सवाल है। इसका समाधान है सिंगल टास्किंग को अपनी आदत बनाना, छोटे छोटे हिस्सों में। सोर्स इसके लिए फोकस ब्लॉक्स का आइडिया देता है। फोकस ब्लॉक्स? हाँ, 25 या 30 मिनट के लिए टाइमर लगाइए और खुद से वादा कीजिए कि इस दौरान आप सिर्फ एक ही काम करेंगे। फोन साइलेंट, सारे नोटिफिकेशंस बंद। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है और आप पाएंगे कि जो काम 1 घंटे में होता था वो 30-40 मिनट में ही हो रहा है, और वो भी बेहतर क्वालिटी के साथ। तो ठीक है, दिमाग को एक बार में एक ही काम पसंद है, लेकिन सिर्फ एक काम पर फोकस करना भी तो मुश्किल है, अगर हमें यही ना पता हो कि हम वो काम कर क्यों रहे हैं। मुझे लगता है यहीं पर दूसरा नियम काम आता है ना? मकसद वाला। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दूसरा नियम कहता है दिमाग को काम करने के लिए एक क्यों चाहिए, एक मकसद। अगर लक्ष्य साफ नहीं है तो दिमाग एक बिला पतवार की नाव की तरह है जो कहीं भी भटक सकता है। जब हमें पता होता है कि हम ये रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं या ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमारा फोकस लेजर की तरह हो जाता है। कमजोर मकसद का मतलब है कमजोर फोकस। इसे असल जिंदगी में कैसे लागू करें? क्या हर छोटे काम के लिए एक महान मकसद खोजना होगा? नहीं नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। सोर्स में इसका एक आसान तरीका बताया गया है। अपने बड़े लक्ष्य को कहीं लिख लें, फिर उसे छोटे छोटे कामों में तोड़ दें और हर काम शुरू करने से पहले सिर्फ 10 सेकंड के लिए खुद से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ये मुझे मेरे बड़े लक्ष्य के कितना करीब ले जाएगा? को एक दिशा देती है और टालमटोल की आदत कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी ऑटो मोड में चली जाती है। यहाँ एक और बात है जो सोर्स में कही गई है और जिस पर मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। तीसरा नियम कहता है महारत दोहराव से मिलती है, और इसकी टैगलाइन है कंसिस्टेंसी, टैलेंट, मोटिवेशन। यानी निरंतरता टैलेंट और मोटिवेशन दोनों से बड़ी है। लेकिन क्या मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है? मैंने देखा है कि जब मैं किसी काम के लिए बहुत मोटिवेटेड होता हूं तो उसे लगातार करना आसान हो जाता है। आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ न्यूरल पाथवे का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग एक घने जंगल की तरह है। ओके। जब हम कोई नया काम सीखते हैं तो हम उस जंगल में एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहली बार में बहुत मेहनत लगती है, झाड़ियां हटानी पड़ती हैं। मोटिवेशन आपको पहली बार वो रास्ता बनाने के लिए हिम्मत देता है, लेकिन अगर आप उस रास्ते पर रोज नहीं चलेंगे
तो जंगल उसे वापस निगल जाएगा। और दोहराव का मतलब है उस रास्ते पर रोज चलना। ठीक समझे। जब आप किसी काम को रोज करते हैं, चाहे 15 मिनट के लिए ही सही, तो आप उस कच्चे रास्ते को एक पक्की पगडंडी में बदल देते हैं। इसी को न्यूरल पाथवे का मजबूत होना कहते हैं। अच्छा। 21 दिन तक लगातार करने से वो पगडंडी एक हाईवे बन जाती है और फिर उस काम को करने के लिए मोटिवेशन या इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी आदत बन जाती है। मुझे गिटार सीखने का अपना अनुभव याद आता है। मैं सोचती थी कि रविवार को 3 घंटे प्रैक्टिस कर लूंगी, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने रोज सिर्फ 15 मिनट प्रैक्टिस करना शुरू किया। 1 महीने बाद मैं असल में एक गाना बजा पा रही थी। वही है न्यूरल पाथवे। 1 मिनट, अगला आंकड़ा जो सोर्स में है क्या वो सही है? नियम 4 कहता है दिमाग तस्वीरों से 60,000 गुना तेजी से सीखता है। 60,000 गुना, ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। पर यह आंकड़ा बिल्कुल सही है और ये गेम चेंजर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जिस तरीके से नोट्स बनाते हैं, सिर्फ लिखते जाना, वो दिमाग के हिसाब से पूरी तरह गलत है। बिल्कुल। देखिए, हजारों सालों तक हमारे पूर्वजों ने देखकर ही सीखा कौन सा फल जहरीला है, किस जानवर से दूर रहना है। पढ़ना लिखना तो हमारी सभ्यता में बहुत बाद में आया। हमारा दिमाग आज भी मूल रूप से एक विजुअल प्रोसेसर है। ये टेक्स्ट को पहले तस्वीरों में बदलता है, फिर समझता है। इसीलिए एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? उनके लिए ये एक सुपर पावर है। इसका मतलब है कि सिर्फ टेक्स्ट पढ़ने के बजाय जानकारी को विजुअल बनाएं, माइंड मैप्स का इस्तेमाल करें, इतिहास की टाइमलाइन को एक चार्ट पर बनाएं, मुश्किल कॉन्सेप्ट्स के लिए छोटे-छोटे डायग्राम्स बनाएं, अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल करें। ये तरीके सिर्फ नोट्स को सुंदर नहीं बनाते, ये सीखने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देते हैं और जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। ये कितना दिलचस्प है कि पहला नियम कहता है कि एक साथ कई काम मत करो, और अब 5वां नियम कहता है कि लगातार काम मत करो। ऐसा लगता है कि दिमाग की प्रोडक्टिविटी का राज ज्यादा करने में नहीं, बल्कि सही तरीके से ना करने में छिपा है। आपने पूरी बात का सार पकड़ लिया। 5वां नियम है, दिमाग को आराम चाहिए, वरना आउटपुट गिर जाता है। हमें लगता है कि 8 घंटे लगातार पढ़ने से 8 घंटे का आउटपुट मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं होता, सही बात है। 2-3 घंटे बाद दिमाग की प्रोसेसिंग पावर कम हो जाती है, फोकस बिखर जाता है और हम बस पन्ने पलट रहे होते हैं, कुछ सीख नहीं रहे होते। सोर्स में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई, रेस्ट इज पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, नॉट द ऑपोजिट ऑफ इट। यानी आराम काम का हिस्सा है, उसका दुश्मन नहीं। और इसके लिए सोर्स में पोमोडोरो तकनीक का जिक्र है। ये नाम बड़ा मजेदार है, पोमोडोरो। इटालियन में टमाटर को कहते हैं क्योंकि इसके आविष्कारक फ्रांसिस्को सिरिलो ने पढ़ाई के लिए टमाटर के आकार का किचन टाइमर इस्तेमाल किया था। अच्छा। नियम बड़ा सीधा है। 25 मिनट के लिए टाइमर लगाओ और सिर्फ एक काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इस ब्रेक में उठकर थोड़ा चलिए, पानी पीजिए, स्क्रीन से नजर हटाइए। हर 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा ब्रेक लीजिए। ये दिमाग को रिचार्ज करने का सबसे असरदार तरीका है। ठीक है, तो दिमाग को ब्रेक चाहिए, लेकिन हमारे मूड का क्या? 6वां नियम कहता है भावनाएं आपकी परफॉर्मेंस तय करती हैं। जब हम खुश होते हैं तो दिमाग तेज चलता है और दुखी होने पे धीमा। ये कैसे होता है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का सीईओ है, जो सारे बड़े और स्मार्ट फैसले लेता है, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी। लेकिन जब तनाव, गुस्सा या डर बढ़ता है तो सीईओ ऑफिस से भाग जाता है और बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड यानी हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंचार्ज बन जाता है। और आप सिक्योरिटी गार्ड से कंपनी की अगली तिमाही की स्ट्रैटेजी बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते? बिल्कुल। उस वक्त दिमाग का एक ही मकसद होता है, खतरे से बचना। इसीलिए तनाव में हम सही फैसले नहीं ले पाते, कुछ नया सोच नहीं पाते। वहीं जब हम खुश और शांत होते हैं तो सीईओ अपनी कुर्सी पर बैठा होता है और दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है पॉजिटिव माहौल बनाना और छोटी-छोटी जीतों पर खुद को इनाम देना। जब आप कोई टास्क पूरा करते हैं तो खुद को एक छोटी सी ट्रीट दें। इससे दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। और माहौल की बात से ही हम 7वें नियम पर आते हैं। आपका माहौल आपके दिमाग को आकार देता है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए हमारी मेज हमारे दिमाग की तरह ही बिखरी हुई है। और ये बहुत बड़ी बात है। एक बिखरी हुई मेज जहां 10 चीजें पड़ी हैं,
आपके दिमाग को लगातार छोटे छोटे सिग्नल भेजती है। ये बिल भरना है, उस किताब को पढ़ना है, ये पेन खाली हो गया है। आपका दिमाग इन सब चीजों को प्रोसेस करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है और फोकस करने के लिए कम ऊर्जा बचती है। तो एक अच्छे माहौल का मतलब क्या है? क्या हमें बिल्कुल साधुओं की तरह रहना होगा? नहीं, बस कुछ छोटी छोटी चीजें। आपकी मेज साफ हो, उस पर सिर्फ वही सामान हो जो आपके मौजूदा काम के लिए जरूरी है। फोन या तो दूसरे कमरे में हो या साइलेंट मोड पर। रोशनी अच्छी हो। ये छोटे बदलाव आपके दिमाग को संकेत देते हैं कि अब काम करने का समय है और वो तुरंत फोकस मोड में आ जाता है। और अब आखिरी नियम, 8वां नियम, दिमाग को नयापन पसंद है, मतलब नॉवेल्टी। बोरियत दिमाग की सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा नई जानकारी और पैटर्न खोजने के लिए बना है। जब हम एक ही काम को एक ही तरीके से लंबे समय तक करते हैं तो दिमाग बोर होने लगता है और उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे कुछ नया या अप्रत्याशित मिलता है, दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये एक तरह का रिवॉर्ड है जो हमें अच्छा महसूस कराता है और हमारा फोकस तुरंत बढ़ा देता है। तो पढ़ाई या काम में नयापन कैसे ला सकते हैं? रोज रोज तो नया काम नहीं मिल सकता। काम नया ना हो लेकिन तरीका नया हो सकता है। इन नोट्स में कुछ अच्छे सुझाव हैं, जैसे अपनी पढ़ाई की जगह बदलें। कभी मेज पर पढ़ें, कभी बालकनी में। नोट्स बनाने का तरीका बदलें। अगर हमेशा लिखकर पढ़ते हैं तो आज बोलकर पढ़ें या किसी को समझाएं। अच्छा, तरीका बदलना। हाँ, अगर एक विषय पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं तो 15 मिनट के लिए कोई दूसरा विषय उठा लें। ये छोटे छोटे बदलाव दिमाग को जगाए रखते हैं। तो ये थे वो 8 नियम। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सबको एक साथ अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? सोर्स में 21 दिन के एक एक्शन प्लान का जिक्र है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। हाँ, और ये प्लान बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाया गया है। इसे 3 हफ्तों में बांटा गया है ताकि दिमाग पर एक साथ ज्यादा बोझ ना पड़े। पहला हफ्ता है ब्रेन को रीसेट करने का। रीसेट से क्या मतलब? पुरानी बुरी आदतों को हटाकर एक साफ स्लेट तैयार करना। दिन 1 से 7 तक का लक्ष्य है। मल्टीटास्किंग को पूरी तरह से बंद करना, अपने सबसे जरूरी लक्ष्य को साफ साफ लिखना, अपने काम करने के माहौल को ठीक करना यानी मेज साफ करना, ओके। और 25 मिनट के फोकस ब्लॉक के साथ काम करने की आदत डालना। यह हफ्ता एक नई नींव रखने जैसा है। ठीक है, तो पहले हफ्ते में नींव रखी। अब दिन 8 से 14, दूसरा हफ्ता है ब्रेन को ट्रेन करने का। अब जब नींव तैयार है तो हम नई आदतें बनाएंगे। यहाँ पर दोहराव का नियम काम आएगा। जो भी नई स्किल आप सीख रहे हैं उसे रोज प्रैक्टिस करें। नोट्स बनाने में विजुअल तरीकों, माइंड मैप्स, डायग्राम्स का इस्तेमाल शुरू करें। और आराम वाला नियम। हाँ, और आराम के नियम को लागू करें। पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करें और तनाव से बचने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लें। यह हफ्ता नई आदतों को मजबूत करने के लिए है। और फिर आखिरी हफ्ता, दिन 15 से 21, जिसे कहा गया है ब्रेन को अपग्रेड करना। ये सुनने में काफी हाईटेक लगता है। इसका मतलब है अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाना। इस हफ्ते में आप अपने काम करने के तरीकों में नयापन लाएंगे, सीखने के नए स्टाइल आजमाएंगे, छोटी छोटी सफलताओं पर खुद को इनाम देंगे, जैसा हमने छठे नियम में बात की थी। और सबसे जरूरी, अपनी प्रगति को ट्रैक करेंगे कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इन 21 दिनों के अंत तक दिमाग इन नए, ज्यादा असरदार तरीकों के लिए खुद को रीवायर कर चुका होता है। तो अगर सब कुछ समेटें तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? मुझे लगता है कि सबसे शक्तिशाली सीख यही है। दिमाग आपका सबसे शक्तिशाली टूल है, लेकिन ये बिना यूजर मैनुअल के आता है। ये 8 नियम वही यूजर मैनुअल है। अगर आप इसे इसके डिजाइन के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो कम मेहनत में हैरान करने वाले नतीजे मिलेंगे। स्मार्ट काम का मतलब ही दिमागी काम है। और सोर्स की जो अंतिम पंचलाइन है वो इस पूरी बातचीत को समेट देती है। 21 दिन का अनुशासन, दिमाग बदलता है, और जब दिमाग बदलता है तो जिंदगी बदल जाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ काम खत्म करने के बारे में नहीं है, ये अपनी असल क्षमता को अनलॉक करने के बारे में है। तो जाते जाते श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हम अक्सर अपनी टू डू लिस्ट के कामों पर ध्यान देते हैं, आज क्या क्या करना है। लेकिन क्या हो अगर प्रोडक्टिविटी का असली रहस्य इस बात में छिपा हो कि हमारा दिमाग उन कामों के साथ कैसे जुड़ता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इन नियमों के आधार पर आज अपने माहौल या रूटीन में ऐसा कौन सा एक छोटा बदलाव किया जा सकता है जिसका असर शायद पूरे हफ्ते के काम पड़े।
शायद सिर्फ अपनी मेज साफ करना या अगले 25 मिनट के लिए फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना। शुरुआत हमेशा एक छोटे आसान कदम से होती है।